उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। सत्ता के गलियारों से लेकर के सामाजिक समीकरणों तक एक नया सवाल जो है वो तैरने लगा है कि क्या अब यूपी में भाजपा ब्राह्मण पावर प्ले शुरू हो चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके कई कारण हैं। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य से जुड़े विवाद, उसके बाद आए बयानों की श्रृंखला और उसके बाद फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सक्रियता। क्या ये सब महज एक संजोग है या फिर 2027 के चुनावी महासंग्राम से पहले के बदलते समीकरणों की आहट? आप इसको कैसे लेते हैं? आइए चलिए आज इसी पे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान साफ और सख्त था दोस्तों कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। संदेश बिल्कुल साफ था कि सरकार कानून और मर्यादा के फ्रेम में ही निर्णय लेगी। लेकिन इसी घटनाक्रम पर दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों के ही सुर जो थे वो अलग अलग दिखाई दिए। केशव प्रसाद मौर्य ने ढोंगी शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल करते हुए विवाद को अलग दिशा दे दी। वहीं अगर हम ब्रजेश पाठक की बात कर ले तो उन्होंने चोटी खींचने को महाअपराध बताते हुए संवेदनशील सामाजिक मुद्दे पर जोर दे दिया। यहीं से राजनीतिक विश्लेषकों का नया अध्याय जो है वो खुलने लगता है। सवाल उठता है कि जब सीएम का स्टैंड स्पष्ट था तो डिप्टी सीएम अलग लकीरें क्यों खींचने लगे? क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के संकेतों का परिणाम है ये सब कुछ, या फिर सरकार के भीतर अलग अलग सामाजिक समूहों को साधने की रणनीति चलने लगी है? दोस्तों, यूपी में ब्राह्मण समुदाय परंपरागत रूप से भाजपा का अहम समर्थन आधार रहा है। 2022 के चुनाव में ब्राह्मण वोट का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ आया था, लेकिन हाल के महीनों में कुछ घटनाओं ने असहजता का माहौल बना दिया है। शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर संगठनात्मक चेतावनी दी गई। माघ मेले का विवाद हो गया, उसके बाद यूजीसी से जुड़े मुद्दे भी खूब ऊपर उठे। उसके बाद परशुराम जयंती अवकाश की मांग हुई और फिर पुजारियों संतों के कल्याण बोर्ड के गठन में देरी। इन सब ने मिलकर के एक नैरेटिव तैयार कर दिया कि ब्राह्मणों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा और उसमें लगाए गए आरोपों ने इसे असंतोष को और ज्यादा मुखर कर दिया। विपक्ष ने तुरंत इसे लपक लिया। सपा और बसपा ने नेताओं ने ब्राह्मणों को सम्मान और हिस्सेदारी का संदेश देते हुए राजनीतिक आमंत्रण भी दे डाला। वहीं अगर हम भाजपा की बात कर ले तो भाजपा में ब्राह्मण चेहरों की कमी नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल में कई ब्राह्मण मौजूद हैं। लेकिन सवाल चेहरे का नहीं है दोस्तों, सक्रिय नेतृत्व का है। कलराज मिश्र के बाद ऐसा कोई एकीकृत प्रभावी ब्राह्मण नेता सामने नहीं आया है जिसके इर्द गिर्द समुदाय सहजता से संगठित दिखे। ऐसे में ब्रजेश पाठक की हालिया सक्रियता को उसी रिक्ति को भरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, 17 फरवरी को पाठक का बयान भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि चोटी खींचना महाअपराध है। सिर्फ और सिर्फ ये एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रतीकों की रक्षा का संकेत माना गया। इसके 2 दिन बाद 101 बटुकों की शिखा पूजन और उसके बाद उनकी सम्मान। यह दृश्यात्मक संदेश था कि सरकार में ब्राह्मण आस्था और परंपरा के प्रति संवेदनशील चेहरा मौजूद है। राजनीतिक सूत्रों की माने दोस्तों तो ये जो कदम है वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली से संवाद के बाद ही पाठक ने मुखर रुख अपना लिया है। अगर ऐसा है तो ये भाजपा के डैमेज कंट्रोल मॉडल का परिचित उदाहरण हो सकता है, जहां विवाद के बाद संतुलनकारी हस्तक्षेप के जरिए असंतोष को थामने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम आपको एक और बयान सुना देते हैं। किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की बात। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चोटी खींची है? नहीं, जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज बटकों की पूजा भी की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आपको क्या लगता है कि एक नई धारा शुरू हुई, पहले बटकों के लिए उन्होंने कहा है कि महापाप हुआ, फिर उन्होंने नहीं, पूजा करना किसी का भी व्यक्तिगत इशू है। जिसकी जहाँ जैसी श्रद्धा हो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार वो पूजा करता तो उसमें किसी को रोका नहीं। पाप दिया गया है, लेकिन कब तक कार्रवाई की जाएगी अगर पाप हुआ? अब इस संबंध में तो हमसे बड़े हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कार्रवाई करने का, कराने का अधिकार उनके पास है। आप भी ये मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बटकों की चोटी खींची है? मेरा कुल मिलाकर इतना कहना, किसी के शरीर पर हाथ लगाना गैर कानूनी है बिना किसी कारण। उस पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। दोस्तों, ये बयान था भाजपा के
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी के शरीर को अकारण छूना महापाप है, पूजा व्यक्तिगत मुद्दा है। ये टिप्पणी भी ब्राह्मण भावनाओं के पक्ष में जाती दिखाई दी। दूसरी ओर दोस्तों, भाजपा के ब्राह्मण नेता आनंद शुक्ला का भी बयान आया, इसको भी आप एक बार सुन लीजिए। मैं प्रशंसा करना चाहता हूं उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का कि एक मंच से उन्होंने अपनी इस वेदना को व्यक्त किया। मैं उनका समर्थन करना चाहता हूं। साथ ही मैं आह्वान भी करना चाहता हूं सभी को इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहिए और उन दोषी पुलिसकर्मियों को कार्रवाई के लिए उन पर कार्रवाई हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि सर्व समाज ब्राह्मण समाज की ओर ही देखता है और ये खाली एक समाज का विषय नहीं था, ये बालकों का विषय था, ये धर्म का विषय था, ये आस्था का विषय था। अगर ब्राह्मण अपना चंदन और अपनी चोटी ना बचा पाए, किसी की हिम्मत पड़ जाए उसकी चोटी पे हाथ रखने के, तो जरा सोचिए। तो मैं तो चाहता, ये बयान काफी तीखा था दोस्तों। उसमें ब्राह्मणों के चंदन और चोटी की रक्षा की बात की गई और असंतोष को जीवित ज्वालामुखी की उपमा। ये भाषा संकेत देती है कि पार्टी के भीतर भी कुछ स्वर असहज दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में बयान अक्सर बहुस्तरीय संदेश दे जाते हैं। एक स्तर पर ये व्यक्तिगत प्रक्रिया लगने लगती है और दूसरे ही स्तर पर ये सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास लगता है। सीएम का बयान कानून और संस्थागत अनुशासन पर केंद्रित था। डिप्टी सीएम के बयान सामाजिक सांस्कृतिक भावनाओं पर थे। इसे गुड कॉप बैड कॉप रणनीति की तरफ ही पढ़ा जा सकता है, जहां सरकार शक्ति और संवेदनशीलता दोनों का फ्रेम साथ साथ लेकर के चलती है। परंतु दोस्तों, आलोचक इसे अंदरूनी मतभेद की झलक भी मानने लगे हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब दोफाड़ जो है वो तय है बीजेपी में। तर्क दिया जा रहा है कि अगर शीर्ष नेतृत्व की लाइन एक है तो सार्वजनिक बयान इतने भिन्न क्यों? क्या ये 2027 से पहले सामाजिक समीकरणों में पोजीशनिंग की कोशिश की जा रही है? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ब्राह्मण असंतोष को अवसर के रूप में देख रहे हैं। सपा पहले भी ब्राह्मण सम्मेलन और परशुराम प्रतिमा जैसे प्रतीकों के जरिए संदेश देती रही है। बसपा सर्वजन लाइन पर ब्राह्मणों को साथ लाने का दावा करती रही है। ऐसे में अगर भाजपा के लिए ब्राह्मण वोट का हल्का सा खिसकाव भी चिंता का विषय बन सकता है। दोस्तों, अगर हम ब्रजेश पाठक का ट्रैक रिकॉर्ड बताते चले तो उसमें उन्होंने भी पहले भी कई बार ब्राह्मण मुद्दों पर मुखर दिखाई दिए। विवेक तिवारी कांड हुआ या फिर रायबरेली और कानपुर की घटनाएं, वो हर जगह सजग थे। यही छवि उन्हें दूसरे कार्यकाल में डिप्टी सीएम पद तक लेकर के आई। परंतु अब चुनौती बहुत बड़ी है। क्या वे सिर्फ प्रतीकात्मक हस्तक्षेप के आगे बढ़कर के ब्राह्मण समाज में स्थायी भरोसा बना पाएंगे? राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं दोस्तों कि पाठक की हालिया सक्रियता 3 संदेश दे जाती है। सबसे पहला तो ब्राह्मण समाज को आश्वस्त करने का प्रयास, दूसरा ये कि भाजपा के भीतर ही नेतृत्व की संभावित दूरी बनने की पोजीशनिंग, और तीसरा ये कि विवादों से बने नकारात्मक नैरेटिव का संतुलन। यूपी की राजनीति में हर कदम 2027 के चश्मे से ही अब देखा जा रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव जो है वो अपने चरम पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी में जो यूपी की राजनीति है वो एकदम गरमाई रहेगी। भाजपा जानती है कि जातीय सामाजिक समीकरण उसकी जाति की कुंजी रही। अगर किसी भी वर्ग में असंतोष की स्थायी भाव बना रहता है तो विपक्ष उसे मुद्दा बना सकता है। इसलिए सरकार और संगठन दोनों स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति स्वाभाविक है। तो दोस्तों, क्या यूपी भाजपा में ब्राह्मण पावर प्ले जो है वो अब शुरू हो गया? अभी इसे निर्णायक रूप से कहना जल्दबाजी हो सकती है, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि हालिया घटनाक्रम ने पार्टी को सामाजिक संतुलन और संदेश प्रबंधन पर अधिक सजग कर दिया। सीएम का सख्त प्रशासनिक फ्रेम, डिप्टी सीएम की संवेदनशील सामाजिक भाषा और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के संतुलनकारी बयान, ये सब मिलकर के संकेत दे जा रहे हैं कि भाजपा ब्राह्मण असंतोष को हल्के में लेने की मूड में नहीं दिखाई दे रही। अब इस पूरे पर नजर हमारी बनी रहेगी कि क्या ये सक्रियता ठोस नीतिगत कदमों में बदल जाएगी या फिर क्या संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण बोर्ड का गठन होगा। आप इस पूरे विषय को आखिर कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि बीजेपी में दोफाड़ अब तय है? कमेंट में अपनी राय को जरूर लिखिएगा। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.